वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने 2022 में रिलीज हुई एक फैंटेसी कॉमेडी मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है महावीर यार। उसी तरह एक मलयालम लैंग्वेज मूवी है। एक्चुअली मैं बहुत ही दिनों से बहुत ही बेसब्री के साथ इस मूवी का इंतजार कर रहा था। ये मूवी पहले थिएटर में रिलीज हुई, उसके बाद फ्राइडे को सन NXT नाम के एक साउथ OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई। अब मूवी के बारे में बात करें तो मूवी का कॉन्सेप्ट टोटली हटकर है। मैंने पहले भी कहा था कि जहाँ पर मलयालम मूवीज की बात आती है दे थिंक आउट ऑफ बॉक्स, तो ये मूवी भी कुछ इसी तरह की है। मूवी देखते समय मुझे ऐसा लगा कि डायरेक्टर की तारीफ करूं या कोई कंपनी का चप्पल लेके मारूं। मतलब क्या बताऊं मैं आपको। हालांकि मूवी बहुत ही सीरियस कंडीशन में चलती रहती है, लेकिन है तो कॉमेडी टाइप। कहानी ये है कि 17th सेंचुरी का राजा और उसकी प्रजा इंसाफ लेने के लिए हमारी सेंचुरी में आते हैं, मतलब 2020 में आते हैं टाइम ट्रैवल करके। अब इन दोनों टाइमलाइंस में एक स्वामी जी होता है। वो स्वामी जी इस राजा को उसके प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताता है। एक्चुअली यहाँ पर बात यह है कि प्रॉब्लम ये स्वामी खुद है और सोल्यूशन भी ये स्वामी ही देता है। अब ये मूवी थोड़ा फैंटेसी टाइप मूवी है, ज्यादा दिमाग मत लड़ाइए। और इसी तरह मूवी में एक छोटा सा मैसेज भी छुपा है। तो दोस्तों कहानी सुनते वक्त थोड़ा पेशेंस रखना, क्योंकि मेन कहानी 1 घंटे बाद शुरू होती है। उसके बाद कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग के साथ गुजरने लगती है। आई रिक्वेस्ट यू वीडियो को पूरा देखना जरूर। उससे पहले लुटा दो प्यार फॉर इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत होती है 1783। मनोमाया नाम के एक राज्य के एक राजा को दिखाया जाता है, जिसका नाम है रुद्रा महावीरा उग्रसेना महाराजा। और दिखने में ऐसा लगता है कि इस राजा को लगातार हिचकियां आ रही है। इस हिचकियों की वजह से ये सो भी नहीं पा रहा होता। हर बार पानी पीता और किसी जगह पर झांकने लगता। 2 हफ्ते पहले मुझे भी 2 दिन के लिए हिचकियां लगी थी। खैर बाद में हम ये देखते हैं कि इस राजा के पास काफी सारी लड़कियां नेकड़ पड़ी है। मतलब वो सारी लड़कियां सो रही है, लेकिन इस राजा को नींद तक नहीं आई। सुबह होने के बाद एक डॉक्टर इस राजा को थोड़ी दवाई देता है, लेकिन इसके बावजूद भी इस राजा की हिचकियां कम नहीं होती। उसी दरबार में महामंत्री वीरभद्रन अपनी वाइफ के साथ अपने राजा के सामने आता है। बात ये थी कि राजा ने वीरभद्रन की वाइफ को देखने की विश की, इसीलिए वीरभद्रन अपनी वाइफ को लेकर राजा के सामने पेश हुआ। राजा इसकी वाइफ को देखकर इसको कमरे में वेट करने के लिए कहता है। मतलब इस तरह से इसकी वाइफ को अपना लेता है। उसके बाद राजा वीरभद्रा से थोड़ा पर्सनली बात करने लगता है। कहने लगता है कि मुझे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की चाहिए। वीरभद्रन कहने लगता है, अरे राजा, आपके पास लड़कियों की कुछ कमी है क्या? इतनी सारी तो लड़कियां मौजूद है, एक से बढ़कर एक सुंदर। राजा एक रानी के बारे में कुछ न कुछ कमियां निकालते रहता है कि किसी की नाक सीधी नहीं, किसी की वॉइस सीधी नहीं, किसी का बर्ताव ढंग का नहीं। मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जिसकी आत्मा बहुत ही प्योर हो, आवाज सुरीली, दिखने में खूबसूरत, देखते ही ऐसा लगे कि वो लड़की तुलसी का पौधा है। ऐसी लड़की अगर किसी की भी बीवी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। 1 हफ्ते का समय देता हूँ तुमको, ऐसी लड़की को मेरे सामने पेश करो। सो अपने राजा की बात मानकर वीरभद्रन अपनी जर्नी स्टार्ट करता है। खैर दूसरे सीन में चित्रपुरी नाम के एक छोटे से गांव को दिखाया जाता है। फिलहाल इस गांव में एक छोटा सा फेस्टिवल होने की वजह से गोपी किशन नाम का एक बंदा गाने गाते रहता है मंदिर के पास। उस फेस्टिवल में गांव के सारे लोग जमा होते हैं। इसी दरमियान में देवयानी नाम की एक लड़की भी यहाँ पर आती है, जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत होती है। देवयानी के फादर का नाम होता है कृष्णन उन्नी। और यहाँ पर एक और बात यह है कि गोपी किशन देवयानी से प्यार करते रहता है। दूसरी तरफ महामंत्री किसी गांव में बैठकर यही सोचने लगता है कि ऐसी लड़की को मैं कहाँ पर तलाश करूँ। तो वहाँ के गांव वालों से देवयानी के बारे में पता चलता है। उसके बाद सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है, मतलब 2020, जहाँ पर सुबह सवेरे बाबू कुट्टन नाम का एक बंदा अपने दूध को बेचने के लिए जा रहा होता है। तभी बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे स्वामी अपूर्णानंदन बैठा होता है। बाबू कुट्टन को अपने पास बुलाकर कहने लगता है कि मेरा शरीर प्यास से तड़प रहा है, क्या तुम मुझे कुछ पीने के लिए दोगे? बाबू कुट्टन स्वामी की इज्जत करते हुए अपना थोड़ा सा दूध उसकी कटोरी में डालता है। अपूर्णानंदन दूध पीने के बाद बाबू कुट्टन को अपना प्रसाद देने लगता है। मतलब थोड़े से दूध में कुछ हलवा मिलाकर पीने के लिए कहता है। और जब बाबू कुट्टन उस दूध को पीता है तो उसकी दुनिया ही बदल जाती है। मतलब इसके चारों तरफ एक अलग ही दुनिया दिखने लगती है। कलरफुल चीजें, चारों तरफ बटरफ्लाई, परिंदे, स्वामी के पीछे एक अजीब की रोशनी। यहाँ पर एक और छोटी सी बात यह है कि स्वामी उस राजा की कहानी बाबू कुट्टन को सुना रहा होता है। थोड़ी देर के बाद इस स्वामी जी के पास और काफी लोग जमा होने लगते हैं। इसी दरमियान में मंदिर की कमेटी प्रेसिडेंट, जिसका नाम होता है कड़ा देवी, ये इस स्वामी जी को देखती है। आसपास के लोगों से कहने लगती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि ऐसे महान स्वामी हमारे पास पधारे।
ग्रैंड से फंक्शन करके इनको तहे दिल से स्वागत करना चाहिए हमको। और थोड़ी देर के बाद मंदिर का पंडित दामोदर इस स्वामी जी को देखता है। ये भी बहुत खुश होता है कि इतने बड़े संत हमारे मंदिर के पास आ बैठे। उसके बाद दामोदर अपने मंदिर में जाकर चीखते चिल्लाते हुए बाहर आकर कहने लगता है कि मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति मौजूद नहीं है, किसी ने चोरी कर लिया। सो फटाफट से पुलिस को बुलाया जाता है। सीए जगजीवन मंदिर के पास आता है और अपनी सुपीरियर को कॉल करके ये बताने लगता है कि सर मंदिर की मूर्ति इस स्वामी के बगल में पाई गई, शायद इसी स्वामी ने चोरी की। सुपीरियर जगजीवन से कहने लगता है कि इसी मौके का फायदा उठाकर पुराने चोरी के केस भी इसके ऊपर ही डाल दो, मतलब झूठे सबूत बनाकर इसके ऊपर चार्जशीट फाइल कर दो। फिलहाल तो हनुमान जी की मूर्ति स्वामी अपूर्णानंदन के पास होने की वजह से पुलिस वाले स्वामी अपूर्णानंदन को गिरफ्तार कर ले जाते हैं। उसके बाद सीन कोर्ट में शिफ्ट होता है और एंड तक सारी मूवी कोर्ट में ही चलती रहती है। खैर पहला केस एक हस्बैंड एंड वाइफ का होता है। एक्चुअली कुछ महीनों पहले इन दोनों का डिवोर्स हो गया था और फैसला ये हुआ था कि हस्बैंड हर महीना अपनी बीवी को कुछ पैसे देता रहेगा, लेकिन पिछले 8 महीनों से हस्बैंड ने अपनी वाइफ को पैसे नहीं दिया। सो हस्बैंड जज से कहने लगता है कि सर अब मेरे पास सारे पैसे जमा हो गए, 8 महीनों का सारा पैसा मैं अभी पे कर दूंगा, पूरे के पूरे 24,000। ऐसा कहते हुए वो हस्बैंड एक बड़ी सी थैली कोर्ट में लाकर रखता है। कहने लगता है कि जज साहब इसमें 24,000 है, मैं तो परफेक्टली गिन लिया और इससे कहो गिन के कंफर्म कर ले। वाइफ रोते हुए जज से कहने लगती है, अरे जज साहब ये तो सरासर जुल्म है, मैं एक अस्थमा पेशेंट हूँ, इतने सारे चिल्लर मैं कैसे गिनूंगी, गिनने के बाद मैं कैसे उठा ले जाऊंगी, प्लीज इससे कहो कि मुझे सारे के सारे नोट्स दे। हस्बैंड कहने लगता है, अरे जज साहब हमारे इंडिया में अभी भी कॉइन्स चल रहे हैं, बैन तो नहीं हुए ना, मैंने जो कमाया आपके सामने लगा रख दिया। सो इन दोनों की कन्वर्सेशन सुनने के बाद बगल में ही एक पुलिस वाला हंसने लगता है। अब जज को गुस्सा आकर उस पुलिस वाले से ही कहने लगता है कि तुम ये सारा चिल्लर गिन के कंफर्म करो कि ये 24,000 है या नहीं। अब बेचारे उस पुलिस वाले के पास कोई भी ऑप्शन ना होने की वजह से वो उस चिल्लर को गिनते रहता है। सारी मूवी में ये बंदा चिल्लर गिनते ही रहता है। खैर दूसरा एक महिला का केस आता है। फिलहाल तो हम इस मोहतरमा को साइड में ही हटा देते हैं। तीसरा केस आता है हमारे स्वामी जी का। अब स्वामी जी के पास कोई भी लॉयर ना होने की वजह से स्वामी जी अपना केस खुद लड़ना चाहते हैं। कटघरे में आकर खड़े हो जाते हैं। यहाँ से 40 मिनट तक एक लेवल का आर्गुमेंट्स चलते रहते हैं। ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, असली कहानी तो बाद में स्टार्ट होती है। सो पहले तो पुजारी दामोदर को कटघरे में बुलाया जाता है। दामोदर जो हुआ वो बताने लगता है कि सुबह सवेरे मंदिर जा रहा था, स्वामी जी के पास काफी सारे लोगों को देखा, मंदिर में गया तो मूर्ति गायब। जब पुलिस वाले आए भगवान जी की मूर्ति को स्वामी जी के पास पाया गया। उसके बाद स्वामी अपूर्णानंदन पुजारी दामोदर से क्रॉस एग्जामिन करने लगता है। पहले पूछने लगता है कि आप कितने सालों से उस मंदिर में पुजारी की तरह काम कर रहे हो, क्या आपको हनुमान जी का स्लोगन आता है। दामोदर स्लोगन पढ़ने के बाद स्वामी इसको करेक्शन करने लगता है। ये देखकर जज कहने लगता है कि यहाँ पर कोई स्लोगन की अंताक्षरी हो रही है, मेन मुद्दे पर आओ तुम दोनों पहले। उसके बाद स्वामी अपूर्णानंदन दामोदर से और कुछ सवालात पूछने लगता है। मतलब रात के वक्त दामोदर मंदिर में नहीं बल्कि अपनी फैमिली मतलब अपने घर में सो रहा था। सुबह जब ताला खोलकर मंदिर में गया तो मंदिर में मूर्ति मौजूद नहीं थी। ऐसे में आप कैसे कह सकते हो कि उस मूर्ति को मैंने चुराया। किसी ने बोला तभी तो आपको पता चला। और इसी तरह जहाँ पर मूर्ति थी उसके और मेरे बीच तकरीबन 2 मीटर की दूरी है। सो फाइनली प्रूव हो जाता है कि दामोदर ने अपनी आंखों से चोरी होते हुए नहीं देखा। सो दामोदर का स्टेटमेंट जाया हो जाता है। बीच बीच में स्वामी अपने आंखें बंद करके कुछ देखते रहता है। मतलब काफी सारे घोड़े सेना नजर आते रहते हैं। उसके बाद दूसरे विटनेस कला देवी को बुलाया जाता है। पहले तो कला देवी अपने बारे में काफी सारे अनाप शनाप बातें करने लगती है कि कितने बजे उठी, कितने बजे सोने चली। बाद में मेन मुद्दे पर आती है। जब ये अपने घर से बाहर निकली तो स्वामी अपूर्णानंदन को देखा जहाँ पर काफी सारे लोग जमा हुए थे। मूर्ति इसके पास पाई गई। उसके बाद स्वामी कला देवी से क्रॉस एग्जामिन करने लगता है कि 2018 से आप उस मंदिर की कमेटी प्रेसिडेंट रही। 2018 में आप पर एक इल्जाम लगा था कि आपने मंदिर के फंड्स को हड़प लिया। कला देवी कहने लगती है लोग तो अनाप शनाप की बातें करते ही रहते हैं, ऐसे लोगों की बातें आप सच समझ बैठे। सो स्वामी भी यही कहने लगता है आपने अपनी आंखों से नहीं देखा कि मैंने उस मूर्ति को चुराया। लोगों ने कहा तभी आपको पता चला। आप लोगों की बातों पर कैसे भरोसा कर सकते हैं। इस तरफ वो पुलिस वाला चिल्लर गिनते गिनते हस्बैंड से पूछने लगता है कि इतना सारा चिल्लर तुमने कैसे जमा किया। हस्बैंड कहने लगता है कि मैं पब्लिक टॉयलेट के काउंटर में काम करता हूँ। यह सुनने के बाद इस पुलिस वाले के होश ही उड़ जाते हैं। खैर तीसरे विटनेस दूध वाले भैया
बाबू कुट्टन को बुलाया जाता है। बाबू कुट्टन भी जो हुआ वो बताने लगता है और इसी तरह ये भी कहने लगता है कि स्वामी जी ने मुझे एक प्रसाद दिया। वो प्रसाद पीते ही मेरी आंखों के सामने काफी सारी तितलियां, परिंदे नजर आए। सारी की सारी चीजें रोशन से चमक रही थी। बाद में मुझे पता चला कि इस स्वामी ने मुझे गांजा पिलाया। उसके बाद स्वामी अपूर्णानंदन बाबू कुट्टन को क्रॉस एग्जामिन करने लगता है। पूछने लगता है कि जब तुम मेरे पास आए थे क्या तुमने मेरे बगल में मूर्ति को देखा? बाबू कुट्टन कहने लगता है कि स्वामी मैंने इतना ऑब्जर्व नहीं किया, अगर आप मुझे नहीं बुलाते तो मैं आपको देख भी नहीं पाता। दूध पीते ही मैं तो मदहोश हो गया था। स्वामी कहने लगता है कि मैंने जो तुमको प्रसाद दिया वो गांजा नहीं था, वो एक अलग टाइप का हलवा था, मतलब सैक्रिमेंट ऑफ लॉर्ड शिवा। वो प्रसाद खाते ही तुम्हारी आत्मा परलोक में चली गई। तुम इंसान होने की वजह से तुम्हारी बॉडी थोड़ी देर के लिए पैरालाइज हो गई। पैरालाइज नहीं बल्कि मदहोश हो गया था वो। और तुमने गांजा की बात इसलिए की क्योंकि पुलिस वाले तुमको ऐसा कहने के लिए कहा। अब बेचारा बाबू कुट्टन डर के मारे सच बता देता है कि पुलिस वालों ने ही इससे ऐसा कहने के लिए कहा। प्लीज स्वामी जी मुझे माफ कर दो, मुझे श्राप मत दो। सो बाबू कुट्टन का स्टेटमेंट भी गया फालतू। उसके बाद सीए जगजीवन को कटघरे में बुलाया जाता है। कहने लगता है कि सुबह सवेरे हमको इन्फॉर्मेशन मिली कि मंदिर की मूर्ति गायब हो गई। हमने वहां पर जाकर सारी एरिया की तलाशी ली तो इस स्वामी जी के बगल में वो मूर्ति पाई गई और इसी तरह इस स्वामी जी के पास थोड़ा सा हलवा था। स्मेल करने पर ऐसा लगा कि शायद ये गांजा है। उसके बाद स्वामी अपूर्णानंदन जगजीवन को क्रॉस एग्जामिन करने लगता है। आपको पता है ना, मंदिर और बस स्टॉप का बहुत ही कम फासला है और सुबह 5 बजे एक बस है। अगर मैं उस मूर्ति को चुराया होता तो सुबह 5 बजे की बस पकड़कर मैं कब का भाग चुका होता। क्या मैं भाग रहा था? सीए कहने लगता है नहीं। उसके बाद ये पूछने लगता है क्या आपने थर्ड विटनेस मतलब बाबू कुट्टन के ब्लड में गांजा को पाया? सीए जगजीवन कहने लगता है नहीं। उसके बाद स्वामी पूछने लगता है क्या उस मूर्ति पर मेरे फिंगरप्रिंट्स पाए गए? सीए कहने लगता है नहीं, दूसरों के फिंगरप्रिंट्स है सिवाय इस स्वामी के। उसके बाद स्वामी पूछने लगता है कि जब आप मेरे पास आए तो वो मूर्ति मेरे बैग में थी या बाहर थी? सीए कहने लगता है बाहर थी। तो स्वामी कहने लगता है इससे साफ पता चलती है कि बायोलॉजिकली और फिजिकली मेरे खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। जज साहब मैं वहाँ पर आना चाहता हूँ थोड़ा एक्सप्लेनेशन देने के लिए। सो स्वामी कटघरे से बाहर आकर जज से कहने लगता है कि पीपी सर के बगल में एक किताब है और ये किताब एक लॉयर की है जो इनसे पहले यहाँ पर बैठा था। इसका मतलब ये नहीं कि ये किताब पीपी सर की है, ये किताब यहाँ पर थी, बाद में पीपी सर यहाँ पर आए। तो सर कहने का मतलब ये है कि मेरे मामले में भी ऐसा ही कुछ हुआ है। और इसी तरह यहाँ पर स्वामी अपूर्णानंदन लॉ के बारे में काफी सारी बातें जानता रहता है। उसके बाद स्वामी कौटिल्यास अर्थशास्त्र के एक लॉ के बारे में बताने लगता है कि जब तक सारे सबूत किसी के खिलाफ ना हो तब तक उसे दंड नहीं दिया जा सकता। और इसी तरह बूढ़ा, बच्चा, भूखा, प्यासा, सफर करने वाला, इन लोगों को पनिश नहीं किया जा सकता। ये सब कुछ सुनने के बाद पीपी खड़ा होकर कहने लगता है जज साहब ये क्या नॉनसेंस की बातें हैं, पुराने एंशिएंट की बातें और लॉस यहाँ पर क्यों डिस्कस किया जा रहा है? स्वामी कहने लगता है क्या राजतंत्र, सत्ता, गुलामी, डकैती और शोषण केवल प्राचीन काल तक ही सीमित है? अब तुम यही पुरानी बातें अपनी आँखों से देखोगे, अपने कानों से सुनोगे। ऐसा कहना ही था। कोर्ट में घोड़ों की आवाज सुनाई देने लगती है काफी सारे लोगों को। किसी को समझ में नहीं आता कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। देखते ही देखते उस कोर्ट में एक जबरदस्त रोशनी आने लगती है और उस रोशनी के अंदर से रुद्र महावीर उग्रसेना महाराजा की सेना, प्रजा, सारे लोग आने लगते हैं। इन्हीं लोगों के साथ साथ महाराजा का वकील और महामंत्री वीरभद्रा का वकील भी आता है। राजा को देखते ही जज भी अपनी सीट से उठ खड़ेता है। उसके बाद जो पीड़ित लोग हैं वो लोग आते हैं, मतलब देवयानी और उसका फादर। तो पहले तो राजा का वकील राजा से पूछने लगता है क्या आप इस कोर्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे? राजा हाँ कहते हुए अपनी सीट के साथ कटघरे में आकर बैठता है। जज कहने लगता है कि हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक आम प्रजा राजा पर केस ठोका। सारे लोगों से निवेदन है कि कोर्ट की मर्यादा करते हुए सारे रूल्स को फॉलो किया जाए, फैसले का अमल किया जाए। सो पहला विटनेस कृष्णन उन्नी को कटघरे में बुलाया जाता है। कृष्णन कहने लगता है कि साहब मैं चित्रपुरी के गांव में फूल बेचता रहता हूँ। जब मेरी बेटी देवयानी 1 साल की थी तभी मेरी बीवी इस दुनिया से चली गई। तभी से मैं अपनी बेटी को बहुत ही प्यार से पाला पोसा बड़ा किया। एक दिन अचानक से मेरे घर के पास महामंत्री वीरभद्रन आए। महामंत्री को अपने घर के पास देखकर मैं तो चौकन्ना ही रह गया कि एक महामंत्री को मेरे घर के पास क्या काम। महामंत्री कहने लगा कि राजा का आदेश है कि मैं तुम्हारी बेटी को अपने साथ ले चलूं।
तुम्हारी बेटी से कहो जल्द से जल्द तैयार हो जाए। हालांकि इस राजा की ऑलरेडी 2000 बीवियां हैं, इसके बावजूद भी देवयानी को अपनाना चाहता है। महामंत्री से मैंने बहुत गिड़गिड़ाया कि मैं अपनी बेटी को नहीं भेजूंगा, मेरे पास एक लौती मेरी बेटी ही मौजूद है। लेकिन महामंत्री बहुत ही बेरहमी के साथ मेरी बेटी को राजा के पास ले चला गया और मैं बेबस बूढ़ा लाचार महामंत्री को कुछ भी नहीं कर पाया। थोड़े दिनों बाद मैं अपनी बेटी को देखने के लिए राज दरबार जाने लगा, लेकिन वहाँ के गार्ड्स मुझे रोक दिया, बाहर भेज दिया। महल से बाहर आने के बाद मैं बेहोश गिर गया। तभी एक स्वामी आकर मेरे चेहरे पर पानी छिड़ककर मुझे होश में लाया और कहा कि तुम कैपिटल कोर्ट का सहारा लो, तभी तुम्हारी बेटी तुमको मिल पाएगी। सो प्रेसिडेंसी कोर्ट में मैंने राजा के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज की, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मेरी बेटी ने कहा कि इस राजा ने मेरी बेटी को बहुत टॉर्चर किया, प्लीज आप ही मुझे इंसाफ दिलाइए। उसके बाद राजा का लॉयर कृष्ण से क्रॉस एग्जामिनेशन करते हुए कहने लगता है कि जब राजा का कोई भी बंदा तुम्हारे घर के पास आता है तो एक ऑफिशियल काम होता है, मतलब राज्य के भलाई के लिए। लीगली राजा ने तुम्हारी बेटी को मांगा क्योंकि प्रजा की जिम्मेदारी होती है कि जो राजा पूछे वो दे दे। सो इनडायरेक्टली तुमने एक ऑफिसर का सामना किया और तुमको किसने कहा कि राजा के खिलाफ कंप्लेंट दे? कृष्ण कहने लगता है कि एक स्वामी जी। राजा का लॉयर कहने लगता है मतलब एक स्वामी जी के कहने पर तुमने राजा पर ही केस ठोका? शायद वो स्वामी जी दुश्मन भी हो सकता है ना, इसका मतलब तुमने देशद्रोह किया। यह सुनने के बाद स्वामी अपूर्णानंदन शॉक में रह जाता है और एक्चुअली कृष्ण को आइडिया देने वाला भी यही स्वामी होता है 1783 में। खैर दूसरे विटनेस को बुलाया जाता है, गोपी किशन गायक। गोपी कहने लगता है कि सुबह सवेरे मैंने गांव वालों से ये सुना कि हमारे गांव में कोई मंत्री आया है, तो मुझे फटाफट से शक होकर देवयानी के घर के पास झांकने लगा। तो देवयानी के घर के पास एक घोड़ा खड़ा था। जब तक मैं देवयानी के घर के पास जाता उस वक्त महामंत्री देवयानी को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा था। मैंने उस महामंत्री को रोकने की कोशिश की, लेकिन महामंत्री मुझे बेहोश करके देवयानी को अपने साथ ले गया। और इसी तरह यहाँ पर गोपी ये भी कन्फेस करता है कि गोपी देवयानी से प्यार करता है। उसके बाद राजा का वकील क्रॉस एग्जामिन करते हुए गोपी को ही ब्लेम करने लगता है कि तुमने भी राजा के साथ गद्दारी की, राजा के ऑफिसर को रोकना ये रूल्स के खिलाफ है। सो गोपी का विटनेस भी मार दिया जाता है। उसके बाद देवयानी कटघरे में आती है। देवयानी अपने साथ जो हुआ वो बताने लगती है कि उस दिन ये अपने घर में कुछ काम वगैरह कर रही थी। तभी सडनली महामंत्री मेरे घर में घुसकर मुझसे कहने लगा कि राजा का महल तुम्हारा इंतजार कर रहा है, फटाफट से तैयार हो जाओ, हमें बहुत दूर जाना है। मेरे फादर महामंत्री को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद भी वीरभद्रन मेरे साथ जबरदस्ती करते हुए मुझे राजा के पास ले जाने लगे। रास्ते भर मैं बेहोश पड़ी थी। महामंत्री फल का रस पिलाकर मुझे होश में लाए, मेरे जख्मों पर मरहम पट्टी लगाया। रात होने के बाद किसी गांव में हम ठहर गए। कुछ लोग मेरी इज्जत को लूटने की कोशिश की, लेकिन महामंत्री उन लोगों को अच्छा सा सबक सिखाकर मेरी इज्जत बचा ली। ये देखकर मेरे अंदर इनके लिए प्यार उभर गया। रास्ते के दरमियान मैं अपने प्यार का इजहार कर बैठी, ये भी मुझसे प्यार करने लगे। महल में जाने से पहले मुझे एक रानी की तरह तैयार करके मुझे राजा के सामने पेश कर दिया। राजा मुझे देखकर महामंत्री को काफी सारे तोहफे दिए, महामंत्री की तारीफ की, लेकिन महामंत्री वो तोहफे लेकर बिना मेरी तरफ देखे चुपचाप वहाँ से चले गए, मेरे अरमानों पर पानी फेरकर। मैं तो महामंत्री को अपने मन ही मन पति परमेश्वर मान बैठी, भगवान मान बैठी, इनसे प्यार करने लगी। लेकिन झटके में इसने मुझे धोखा दे दिया। मंत्री जाने के बाद राजा मुझे बहुत रुलाने की कोशिश की। राजा ने मुझे पूछा, आखिरकार क्यों तुम रोती नहीं? अब मैं राजा को क्या जवाब देती? मंत्री के धोखे से मेरा दिल पत्थर बन गया। मैं अभी तक उसी सदमे में थी। राजा ने मुझे फिजिकली मेंटली बहुत टॉर्चर किया। जब मैं बेहोश हो गई तो मुझे एक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। पता नहीं वहाँ पर कितने दिन गुजर गए। फाइनली राजा के सिपाही आकर मुझे यहाँ पर ले आए। उसके बाद राजा का वकील क्रॉस एग्जामिन करते हुए देवयानी से पूछने लगता है कि राजा ने आपके साथ बलात्कार किया? देवयानी कहने लगती है नहीं। वकील पूछने लगता है कि आपने कहा था राजा ने आपके साथ फिजिकली और मेंटली टॉर्चर किया, और आप तो ऐसी लगती है कि आपको टॉर्चर किया ही नहीं गया। आखिरकार एक राजा एक आम लड़की को टॉर्चर क्यों करेगा, हालांकि राजा के पास इतनी सारी लड़कियां मौजूद है। जज साहब, ये सब कुछ देवयानी और उसके फादर की मिली भगत है। उसके बाद वीरभद्रा का वकील देवयानी से क्रॉस एग्जामिन करने लगता है कि आपने कहा था कि आप वीरभद्रा से प्यार करने लगी, क्या जर्नी के दौरान वीरभद्रा ने आपको प्रपोज किया? देवयानी कहने लगती है नहीं, लेकिन मैंने उनकी आंखों में अपने लिए प्यार देखा।
देखो देवयानी, मंत्री की जिम्मेदारी थी कि राजा के ऑर्डर का पालन किया जाए। वो बस तुमको हिफाजत के साथ राजा के सामने पेश करना चाहता था, इसीलिए तुम्हारे जख्मों की मरहम पट्टी की, दूसरे लोगों से बचाया और तुम इस केयरिंग को प्यार समझ बैठी। इस तरह से देवयानी पर ही ब्लेम करने लगता है। उसके बाद पीपी, राजा का वकील, वीरभद्रा का वकील, इन तीनों में बहुत लंबी आर्गुमेंट चलने लगती है और यहाँ पर राजा का लॉयर पुराने जमाने की बातें करता रहता है। मतलब पुराने जमाने में आम पब्लिक की कोई राइट्स नहीं होते जैसे आजकल है। तभी राजा इन सारे लोगों को चुप करा देता है, कहने लगता है तुम सारे लोग चुप रहो, अब यहाँ से मैं बात करूँगा। एक्चुअली मैं यहाँ पर अपने खुद ही से आया हूँ, ना ही कि किसी के बुलाने पर। मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, जो मुझे मेरे समय में काफी समय से नहीं मिला। मैंने मंत्री को ऑर्डर किया कि मुझे एक लड़की चाहिए, लेकिन इन दोनों ने मेरे ऑर्डर का सम्मान नहीं किया और ये लड़की मुझ पर ही केस ठोका। जज पूछने लगता है कि आप इस लड़की से क्या चाहते हो। राजा कहने लगता है कि पहले मुझे जोर से सुसु आई है, मैं पहले सुसु बैठ के आता हूँ, जब तक आप दूसरे लोगों से पूछताछ करो। यहाँ पर मुझे एक सवाल है कि राजा लोग अपनी बॉडी के ऊपर इतनी सारी चीजें पहनते हैं, आखिरकार ये मूतते कैसे है? शुक्र है हमारे जमाने में पैंट और जिप है। खैर उसके बाद वीरभद्रन को कटघरे में बुलाया जाता है। वीरभद्रन कहने लगता है कि मंत्री होने की हैसियत से मेरा फर्ज बनता है कि मैं राजा की हर एक बात को मानूं। राजा ने मुझे ऑर्डर दिया कि इन गुणों वाली लड़की को मेरे सामने पेश करो, तो मैं तलाश में लग गया। एक गांव में मुझे पता चला कि एक फूल बेचने वाली की बेटी बहुत सुंदर है। जब मैं वहां से गुजर रहा था तो देवयानी की सुरीली आवाज मेरे कानों में पड़ी। मैं बहुत ही इज्जत के साथ कृष्ण के पास जाकर देवयानी के हाथ अपने राजा के लिए मांगा कि हमारे राजा आपकी बेटी से शादी करना चाहते हैं, आपको बहुत सारे तोहफे मिलेंगे। तभी राजा कोर्ट में आकर कहने लगता है कि इस लड़की ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। बहुत दिनों से मैं एक बीमारी का शिकार हूँ और वो है हिचकी। मेरी हिचकियों को रोकने के लिए मैंने बहुत सारा पानी पिया, बहुत सारी दवाइयाँ ली, बस मूतना आ रहा है, हिचकियाँ नहीं जा रही। इन हिचकियों की वजह से मैं सो नहीं पा रहा। एक राजा ही बीमार पड़ गया तो राजनीति कैसे करेगा, अपनी प्रजा का ख्याल कैसे करेगा? एक दिन मेरे ख्वाब में राज पंडित आकर इसका हल बताया। इसलिए मैंने एक लड़की की मांग की जिसकी आत्मा प्योर हो, जैसे तुलसी का पौधा। महामंत्री ने तो मेरी बात मान ली, लेकिन ये लड़की मेरे आज्ञा का पालन नहीं किया। जज पूछने लगता है कि आखिरकार इसका सोल्यूशन क्या है? अगर आप कोर्ट के सामने बोलोगे तो हम सारे मिलकर इसका हल निकालेंगे। राजा कहने लगता है कि ख्वाब दूसरों को बताने पर वो ख्वाब पूरा नहीं होता, इसलिए मैंने ये बात किसी को नहीं बताया। फाइनली राजा डिसाइड कर लेता है कि ये सारे लोगों के सामने अपना ख्वाब शेयर करेगा। राज पंडित ने ख्वाब में आकर मुझसे ये कहा कि पवित्र आत्मा वाली लड़की के आंसू पीने से मेरी हिचकियाँ दूर हो जाएंगी, मेरी प्यास मिट जाएगी। लेकिन ये लड़की उसके आंसू मुझे देना ही नहीं चाहती। बहुत तरीके से मैंने इसकी आंखों से आंसू निकालने की कोशिश की। सारी दलीलें सुनने के बाद जज राजा के हक में ही फैसला सुनाता है कि सिंपल से इसी कोर्ट में देवयानी अपने आंसू राजा को दे देगी। इस तरह से जज देवयानी को अपने सामने बुलाकर इसे रोने के लिए कहता है। ये सीन बेहिसाब गजब, मतलब जज रोने की एक्टिंग कर कर देवयानी को बताने लगता है कि ऐसे रोने पर तुम्हारे आंखों से आंसू टपकेंगे, फटाफट से रोने की कोशिश करो। लेकिन बेचारी रो नहीं पाती। उसके बाद जज उस पुलिस वाले को बुलाकर देवयानी को पिंच करने के लिए कहता है। देवयानी को बहुत हर्ट होने लगता है, लेकिन इसकी आंखों से आंसू नहीं निकलते। उसके बाद जज उस पुलिस वाले को एक और इशारा करता है। वो पुलिस वाला जज का ऑर्डर मानकर देवयानी के कपड़े फाड़ देता है। ये देखकर सारा कोर्ट शर्म के मारे अपनी आंखें नीचे कर लेता है, लेकिन देवयानी की आंखों से आंसू नहीं टपकते। यहीं पर बस ना करते हुए वो जज देवयानी को कोड़े मरवाता है। देवयानी बेहोश होने के बावजूद भी वो पुलिस वाला देवयानी को भरी कोर्ट में नंगा कर देता है। सारे लोग देवयानी की आंखों पर ही अपनी नजरें गड़ा के बैठे होते हैं, लेकिन नो टीयर्स। ये जुल्म ना सहते हुए स्वामी जी जज के सामने आकर कहने लगता है कि मेरे पास इसका एक हल है। तभी फटाफट से मंत्री इस स्वामी जी को रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि ये तो आउटसाइडर है। स्वामी जी मंत्री से कहने लगता है, अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हारा सीक्रेट राजा को बताऊंगा। तब जाके मंत्री स्वामी अपूर्णानंदन को छोड़ता है। उसके बाद स्वामी किसी परिंदे का फर लेकर बेहोश हुई देवयानी को गुदगुदी करने लगता है। देवयानी होश में आकर इतना हंसने लगती है, इसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। इसके आंसुओं से ग्लास भी भर जाती है इसकी जात का। राजा खुशी के मारे इन आंसुओं को पीने के बाद तब जाके इसकी हिचकियाँ कम होती है।
उसके बाद राजा और उसकी प्रजा अपने टाइम पीरियड में चले जाते हैं और इस बार राजा अपने 2000 बीवियों के साथ चैन की नींद सो रहा होता है। अब महामंत्री का सीक्रेट यह है कि महामंत्री की एक बहुत ही खूबसूरत बीवी होती है। महामंत्री ने किसी दूसरी लड़की को अपनी बीवी बताकर राजा के हवाले कर दिया था। उसके बाद बाबू कुट्टन और स्वामी जी का कन्वर्सेशन को दिखाया जाता है। मतलब स्वामी जी ये सारी कहानी बाबू कुट्टन को बताया। बाबू कुट्टन स्वामी से पूछने लगता है कि आखिरकार उस मूर्ति को किसने चुराया। मुझे पता है आप ही ने चुराया ना। स्वामी कहने लगता है कि मैं हर एक चीज का विटनेस हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। देखते ही देखते वो स्वामी जी एक चमकती हुई तितली बन जाता है। बाबू कुट्टन पूछने लगता है, अरे स्वामी ये कैसे पॉसिबल हुआ, प्लीज ये मंत्र मुझे भी सिखा दो ना। स्वामी कहने लगता है कि 7 दिन के चीते के दूध में सरसों भिगाकर उस दूध को उन लकड़ियों में गर्म करना होता है जिस पेड़ पर बिजली कड़की हो। अगर तुमने उस दूध को पी लिया तो तुम भी काफी सारी चीजों को देखोगे। बीते हुए कल के राजा महाराजा मंत्री वो पीने के बाद तुमको एक आवाज सुनाई देगी, वो है ओम फट स्वाहा। फाइनली डायरेक्टर एक कोटेशन दिखाते हैं। इसका मतलब ये है कि किसी की भी आत्मा को कोई भी पावर से जीता नहीं जा सकता। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। अब आते हैं मूवी की एंडिंग की तरफ। जैसा मैंने पहले कहा था कि अपना दिमाग मत ही चलाओ तो बेहतर होगा। पहली बात यह है कि उस मूर्ति को किसने चुराया। हो सकता है कि किसी चोर ने चुरा कर भागा होगा, स्वामी जी ने उस चोर को पकड़ लिया होगा। इसीलिए लास्ट में स्वामी जी ने बाबू कुट्टन से कहा कि मैं चोर नहीं हूँ, मैं हर एक चीज का विटनेस हूँ। और उसी तरह जब कोर्ट झूठे सबूत को इकट्ठा करके सारा इल्जाम स्वामी जी पर डालने लगे तो स्वामी जी ने कौटिल्य अर्थशास्त्र के हिसाब से कुछ चीजें बताई कि इन लोगों को दंड नहीं दिया जा सकता। मतलब जैसे भूखे प्यासे सफर करने वाले। लेकिन 21st सेंचुरी के लॉस कुछ अलग ही लेवल के हैं। अब राजा के केस के बारे में बात करें तो पुराने जमाने में राजा ने देवयानी के साथ कैसा सुलूक किया उससे भी बदतर मॉडर्न का जज देवयानी से किया। मतलब जज ने देवयानी को सारे कोर्ट में नंगा कर दिया, ये बलात्कार के समान है। वही पुराने जमाने में राजा ने देवयानी को छोटी मोटी चोट देने लगा था, ना ही उसका बलात्कार किया। लेकिन स्वामी अपूर्णनंदन इसका एक छोटा सा हल निकाल दिया कि रुलाने से नहीं बल्कि हंसाने पर भी आंसू निकलते हैं। अगर मैं जज होता तो एक ही फैसला सुनाता, देवयानी को 10-15 प्याज दे देता काटने के लिए, या तो फिर कोई आधे घंटे का सीरियल दिखा देता, बात खत्म। इतनी छोटी सी बात को बेचारी को नंगा कर दिया। छी छी छी, क्या जज बनेगा रे तू। सिंपल से बात करें तो इस मूवी में मॉडर्न जमाने का जजमेंट और एंशिएंट जमाने के जजमेंट को कंपेयर किया गया। एक्चुअली बहुत डिफरेंट टाइप की मूवी है ये। बहुत सारी बातें डिस्कस नहीं कर सकते, खामखा वीडियो लंबी हो जाएगी। खैर मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।